सो कितने लोगों को होमवर्क दिया गया है, पूरा किया है, हाथ उठा दें। 1 हैंड, 2 हैंड, 3, 4, ओनली 4, 5। तुम इतना कर रहे हो इसका मतलब पूरा नहीं किए हो, नहीं किए हो ना? क्यों नहीं? ठीक है, हम एक बार पूछते हुए चले। यशस्वी आप भी नहीं किए हैं। देखिए आपका नाम हमको याद है, रोशन का नाम याद है, रोशन हो ना? तो फिर जिसका नाम याद रहता है इसका मतलब टीचर उसको एकदम बहुत अच्छे से जान गया है। वो सब भी देखो तुमसे आगे निकल गया ना। ठीक है, ठीक है। हम कितने लोगों को पिछला कोई डाउट है? पीछे का कोई डाउट नहीं है तो बता दीजिए सेल किस चीज़ से बना हुआ है? प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म को और क्या कहते हैं? कौन सा बेसिस कहते हैं? विच बेसिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म? आप यशस्वी बोलिए। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर उसने बोला यशस्वी की फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तुम बताओ क्यों कहा गया? मतलब जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो प्रोटोप्लाज्म में ही होता है, और बिना मेटाबॉलिज्म के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बैठिए। अब एक ही सेल के प्रोटोप्लाज्म के जस्ट बाहर जो मेम्ब्रेन है, आपका क्या नाम है? हाँ, प्रांजल। ठीक है, थोड़ा सा आगे इधर साइड में बैठो तो इस बेंच पे, यशस्वी के पीछे वाले बेंच पे, और इस साइड में लंबे हो तो थोड़ा इधर बैठोगे तो पीछे वाले को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रांजल बताओ कि जो प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है, जस्ट बाहर प्रोटोप्लाज्म को जस्ट इनक्लोज किया है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा? लिविंग है या नॉन लिविंग? लेट हिम, हाँ बोलो, लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। परमिएबल फुल्ली है या सेमी परमिएबल? ये केमिकल कंपोजिशन को ध्यान दे, केमिकल कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, तो वो केमिकल क्या क्या होगा? अगर एक बताते हम लोग लिपिड और दूसरा प्रोटीन। 11th में जाओगे तो बहुत सारा तुमको एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा, हालांकि जब एक राउंड पढ़ा लेंगे तो वो सब भी दिमाग में थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब एक ही, ठीक, इसके जस्ट प्रांजल के पीछे जो बैठा हुआ वो, अगर वो प्लांट सेल था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल का नेचर क्या होगा? लिविंग या नॉन लिविंग? और वो अगर परमिबिलिटी की बात करें तो फुल्ली या सेमी या इनकम्प्लीट? करेगा ही नहीं, नहीं करेगा। आप बगल में, आप लास्ट, वेदर सेल वॉल इज अ सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, नॉट परमिएबल। 3 ऑप्शंस आर देयर। आप बोलिए परमिएबल, आप बोले। ठीक है, हम परमिएबल नहीं दिए, बोले फुल्ली परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉट परमिएबल। लास्ट सेमी, आप फुल्ली परमिएबल। ठीक है, फुल्ली परमिएबल बोले थे। दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए बैठिए। सेल वॉल कुछ चीज़ में, अब हम लोग सेल वॉल के बाद क्या देखे थे कि प्रोटोप्लाज्म को कितने हिस्सों में बांटे थे? 2, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को 2 लाइन या 1 लाइन ही तुमको डिफाइन करना था, तो कैसे करेंगे? आप बोलिए। हाँ, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहले आप बोलना है कि किसके किसके बीच में है? सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या हम बोले थे? टाइनी। ठीक, बोलो, उसको कंप्लीट करो। प्रेजेंट, और जो कि अपना स्पेसिफिक काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स, याद रखिएगा, आप जब बुक देखेंगे कम से कम तो बहुत बार बायो मेम्ब्रेन देखेंगे। कभी एनसीईआरटी के लाइन में बायो मेम्ब्रेन भी वर्ड आया है? बायो मेम्ब्रेन नहीं आया है? तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। बायो किस वर्ड से बना? बायोस। बायोस का मतलब लाइफ, लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट लिविंग की लिविंग। तो ये अब एक ही ऐसा नहीं सोचिया गया कि केवल जो आपको, केवल यही बात कर रहे हो तुम,
प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर ही तुम्हारा केवल सेल मेम्ब्रेन है। इवन सेल मेम्ब्रेन आपको कहाँ पे है, ये वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, जितने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए तो इसमें भी मेम्ब्रेन है। और ये इसीलिए चूंकि सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स, ओके जल्दी आओगे छूटेगा नहीं तो, सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो एक कवरिंग बना रहा है दूसरे स्ट्रक्चर्स का, टाइनी स्ट्रक्चर का। दैट्स वाई दीज मेम्ब्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को जान चुके थे। नाउ वी विल हैव टू डिस्कस वन बाय वन जो भी आपको है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या देखते हैं कि आपको पूछेगा कि या तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़े हो बार बार। ठीक है, अब क्यों कहा जाता होगा ये हम एक्सप्लेन करेंगे, और ये कहाँ है इसकी संख्या। अक्सर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या तुमको जानना है। सबसे पहले कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए, सब कोई क्लास में नोट डाउन भी करेंगे, रफ कॉपी है जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें कोई हम लोग को डाउट नहीं है, ये याद किया हुआ है, केवल हम लोग को समझना है क्यों का बात। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम सभी स्टूडेंट जब एक सेल का फिगर बनाते हो तो क्या करते हो कि उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाते हो, है ना, एक या दो दिखा देते होगे। तो ये जान जाओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रत्येक सेल में वैरी करता है। किसी में 10 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है। इवन सम सेल जो अमीबा है, यही बात तुम लोग प्रांजल के साथ कहाँ तुम लोग का कन्वर्सेशन चलती रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, याद पहले आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर, अब इसका नंबर है, नंबर क्या होता है, नंबर वैरीज, नंबर क्या होगा, वैरीज। तो वैरीज कहने का मतलब किसी में 1, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 1000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वैरी क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज़ हो सकता है तो वैरीज करता है। और नंबर वैरीज और डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। एकदम इसको लिखेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, यहीं से समझ में आ जाएगा। मतलब नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, वैरी कर रहा है। इट मे बी सम सेल हैज़ वेरी फ्यू एंड सम हैज़ वेरी मोर। देन वाई सम हैज़ वेरी फ्यू, सम हैज़ मोर, यही होगा ना। तो क्यों, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज काम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभी तुमको रहेगा मॉर्फोलॉजी, कभी कभी साइज दे देगा, कभी कभी तुमको क्या देगा कि फिजिकल भी दे देगा। लेकिन आंसर में जब ऑप्शन चुनना पड़ेगा तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। हम क्या लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो हाँ एटीपी बन रहा है जो एनर्जी करेंसी है। अब मान लेते हैं किसी सेल को बहुत सारा काम करना है तो वहाँ पे पावर स्टेशन कम होना चाहिए या ज़्यादा, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जिस सेल को बहुत ज़्यादा काम करना है रिक्वायर मच एनर्जी, और मच एनर्जी कहाँ से मिलेगा, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग को ये समझ में आया। अगर तुमसे कोई कहे कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स है, इस सेल में वैरी कर रहा है, क्यों वैरी कर रहा है, क्योंकि सभी सेल को अलग अलग काम करना है, कुछ सेल को ज़्यादा काम करना है, कुछ को कम करना है। तो सिंपल सा रीजन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल and it's depend upon the physical activities. The cells that have to perform more function, more activities have more number of mitochondria. हम क्या बोले, जिस सेल को
ज़्यादा काम करना है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे सेल में, ठीक है, मेरी इसी बात को कितने लोग बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बोल सकते हो। हाँ, हम फिर से बोल रहे हैं, फिर से अगेन अगेन अगेन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल, इट डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, द सेल्स that has to perform more function, more work, have more number of mitochondria। आप दूसरे स्टेटमेंट पे भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस सेल को ज़्यादा काम करना है उसमें ज़्यादा है। अब कितने लोग, 1 हैंड 2 हैंड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए फर्स्ट में वो तुम न्यू, मोर एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव सेल में ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बॉय से तुम भी हाथ उठाए थे, नहीं आप उठाए थे, हाँ आप बोलिए। सेल आपका जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो वैरी करता है हर सेल से, वो अपने फिजिकली एक्टिविटी जो होता है उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको सर तो टेलीग्राम में भेज ही देंगे, यहाँ पे लाइव लिख लो, वाई डू, यहाँ पे वाई डू क्वेश्चन करके, वाई डू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल सा। अब देखो तुमको एक लाइन तो इतना लिख दिए, शेप भी चेंज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी चेंज होता है, कभी ग्रेनुलर टाइप का, कभी कभी सॉसेज शेप का भी होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सॉसेज शेप बनाता है, जो कटसू जैसे हम लोग का दिख रहा है उस तरह से दिखेगा, तुम देखोगे वहाँ पे, तो ये शेप भी वैरी करता है, किसी में छोटा, किसी में बड़ा, किसी में ग्रेनुल, किसी में फिलामेंटस, किसी में सॉसेज शेप होगा, शेप भी वैरी करता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इसको बताएं। अब एक कि हम लोग एक स्ट्रक्चर के विषय में कहें तो एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्या हम लोग कहते हैं डबल में, एक तो वहाँ पे नंबर वाला हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इससे पे क्वेश्चन बन गया। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, ये भी जानते थे, क्लास में पढ़े हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब देखो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम बना रहे हैं, अब ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या देखें इस तरीके से, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए, अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लेंगे, ये क्या हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब है कि इनर मेम्ब्रेन लग रहा है कि यूनिफॉर्म है या कहीं कहीं पे कुछ प्रोजेक्शन फिंगर जैसा निकला हुआ है ना, तो इनर मेम्ब्रेन शोज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंदर में इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, अंदर की ओर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक मतलब सबसे पहले कि ए माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स, इनर मेम्ब्रेन हैज, लिखते भी जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। आगे जब देखिएगा तो क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल्स इस तरह से दिखाएगा। अब देखो ये जब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे
गैप हो गया, इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप हो गया। इसको हम लोग या तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे या आउटर चैम्बर कहेंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर वर्ड हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? दो के बीच में, दो के बीच के लिए इंटर, और किसी चीज़ के अंदर में होगा तो इंट्रा। इंटर हम लोग कैसे कह रहे हैं? इंटर दो के बीच में, इंटर सेलुलर स्पेसिस का नाम सुने, ठीक है। तो तुम एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, यहाँ पे खाली जगह है, तो सेल के दो, सेल के अंदर है या सेल के बाहर? सेल के बाहर है ना, तो इसको क्या कहेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। उसी तरह इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर। तो लिख लिए आउटर, सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, आउटर मेम्ब्रेन इज यूनिफॉर्म वेयर एज इनर मेम्ब्रेन shows finger like projections called क्रिस्टी। क्या बोले? इनर मेम्ब्रेन क्या बता रहा है? CRISTAE, ठीक है, क्रिस्टी, ठीक है। पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे क्रिस्टी। अबे ये दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोले? द स्पेस बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन और आउटर चैम्बर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ये भी लिख सकते हैं, जब कंपोनेंट आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। वाई आप नहीं लिख रहे हैं, कितना भी पढ़ लोगे, क्लास में तुमको नोट डाउन करना है। अभी स्टार्ट नहीं हो जाना है, क्लास ओवर होने के बाद। इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर चैम्बर, ठीक है। टोटिपोटेंसी नहीं लिखी हो ना? नहीं, द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड रीडिवाइड and produce all the differentiated cells. सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। इवन पूरा ऑर्गेन भी बना सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को भी, लेकिन प्रत्येक सेल में ये एक कैपेसिटी है कि वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा। ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन आप जानिए, हाँ जानने की कोशिश कीजिए। नहीं अट रहा है तो कोशिश कीजिए कि सर से 2 बार डिस्कस कर लें। बिल्कुल एनसीईआरटी को हम लोग करें, लेकिन इसको भी लेके चलें, ठीक है। चलिए हम लोग के पास इतना। अब देखिए, जो स्पेस इनक्लोज है, द स्पेस बाउंडेड या इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर चैम्बर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? अगर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर आप लोग को पूछता है, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर चैम्बर, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कह रहे हैं। इट इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, इट इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में आप क्या क्या देखेंगे? इस मैट्रिक्स में आप ऐसे भी बना लेंगे एक फिगर में भी, सर्कुलर डीएनए, प्लस राइबोसोम्स। कम से कम 2 चीज़ को जरूर दिखाएंगे, राइबोसोम्स को जरूर दिखाएंगे और ये सर्कुलर डीएनए को जरूर दिखाएंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा 2 ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर में डीएनए होता है, ठीक है। कौन सा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड आउट। जब 20 मिनट रखो, देखते हो बॉक्स में ना, नेम द 2 ऑर्गेनेल्स दैट, एक प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट का होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्वेश्चन यहीं से मिल गया। अब देखो
यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कि स्ट्रक्चर तुमको लिखना है। ब्रेक कर दे, पॉज करो उधर से, तो देखो पॉज। हेलो, अब देखो हम लोग क्या बोलें कि तुमको क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। तो क्वेश्चन तुमको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन तुमको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, इनर मेम्ब्रेन इज फॉर्म सो मेनी इनफोल्डिंग्स, और ये क्या कर रहा है, दिस इनफोल्डिंग्स इज कॉल्ड क्रिस्टी। द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर चैम्बर। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर चैम्बर विच इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या कंटेन करता है, मैट्रिक्स कंटेन्स, एकदम लिखेंगे, मैट्रिक्स इनर चैम्बर फिल्ड विथ मैट्रिक्स दैट कंटेन, लिखो, दैट कंटेन्स सर्कुलर डीएनए कॉमा राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम कॉमा आरएनए भी रहेगा, ठीक है, आरएनए भी रहेगा, एंड इंजाइम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीडेशन होता है ना हम लोग का फूड का ब्रेकडाउन, तब नहीं एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन के लिए क्रेब्स जो साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए और राइबोसोम के कारण ही जो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस, अभी तक 100% तुम जान रहे थे कि पूरे सेल को कौन ऑर्गेनेल कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बावजूद न्यूक्लियस पूरी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किए, इसको कुछ ऑटोनॉमी दिए हुए है, इसको लिबर्टी दिए हुए। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स है, ठीक है, इस कारण से। तो तुमको इतना जानना है कि इसमें डीएनए होता है ये। अब एक इसका मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम का, तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है कि नहीं वो राइबोसोम सब बोल दिए थे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है कि एनर्जी रिलीज करना, इसीलिए चूंकि, तो यहाँ पे क्यों कहा जाता है, यस, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइब और एटीपी का एडिनो डाई फॉस्फेट, ट्राई 3, और अब मान ले कि उसमें तुमको 3 फॉस्फेट दिखाते हैं, कोई चीज़ से 1 2 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ट्राई फॉस्फेट। अब यही एटीपी से तुमको क्या होता है, जब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से फिर ये क्या हुआ, एक फॉस्फेट अलग हो गया, तो अब क्या बच गया, 2 ही। तो एटीपी से एडीपी बनता है और एडीपी से एटीपी बनेगा। जब एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो एटीपी हो जाएगा। एनीवे, तो ये हम लोग जाने। तो फंक्शन में क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन या क्रेब साइकिल अकर्स इन सब फंक्शन, एक लाइन कम से कम लिख लेंगे, क्रेब साइकिल, क्रेब्स KREB, जो हम लोग 2 तरह का रेस्पिरेशन देखते थे ना, क्रेब साइकिल, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यही पे होता, अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, and during that process large amount of energy is
released. During this process large amount of energy is released. ठीक है, और इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी के रूप में। मतलब कि आपको कोई भी चीज़ है एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि जब फिजिक्स के लोग पढ़ाते होंगे तो एनर्जी बनाते नहीं है, ये है वो बहुत सारी चीज़, लेकिन आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में रख देते हैं ताकि इन फ्यूचर आपका जब ज़रूरत होगा तो आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज दैट रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें ठीक है, इतना अगर फिगर बना लोगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिए, यहाँ पे डीएनए लिख लिए, यहाँ पे राइबोसोम लिख दिए, तो कम से कम थोड़ा सा तो ज़्यादा हो ही जाएगा ना। तुम लोग के लिए ज़्यादा बहुत नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। अब हम लोग दूसरे ऑर्गेनेल के विषय में आते हैं। कभी सुने हो इन, हाँ बोलो, टाइम तुम पढ़ो, तुम टाइम क्यों देख रहे हो, तुमको नहीं बायो पढ़ने में मन लग रहा है? ठीक है, अब हम लोग देखें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने थे। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ईआर लिखते हैं। अब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि किताब में तो डेफिनेशन दिया नहीं है, बोलो। हाँ, मेम्ब्रेन लाइन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो एक लाइन चूंकि सब कोई नहीं लिखा है तो इंडो